जय हिंद। आज हम लोग पॉलिटी देखेंगे, ठीक है। पॉलिटी में हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 दो कंप्लीट कर चुके थे। पार्ट 1 में कौन से आर्टिकल थे, 1 से लेके 4 तक पार्ट 1 में आर्टिकल थे। पार्ट 2 सिटीजनशिप हमने पढ़ी थी। सिटीजनशिप में 5 से लेके 11 तक हम लोगों ने आर्टिकल पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3। इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, 12 से लेकर के 35, ठीक है। इस पार्ट का नाम क्या है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार ये 12 से शुरू होते हैं और 35 तक जाते हैं, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट्स जो है ये हमने लिया कहां से है, तो ये हमने लिया है यूएसए से। यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं मैग्ना कार्टा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं, तो मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स को कहते हैं मैग्ना कार्टा। सबसे पहली बार इसके बारे में जो बात की थी फंडामेंटल राइट्स के बारे में, वो 1928 में नेहरू जी ने करी थी। उसके बाद में कांग्रेस के सेशन में इस पर बाकायदा चर्चा हुई, तो कब हुई, 1931 में, कराची अधिवेशन। ठीक है, 1931 में कराची अधिवेशन में इसकी चर्चा हुई। फिर इसको हमने यूएस से लिया है, इसे मैग्ना कार्टा कहते हैं, संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये क्या है, इसको निलंबित कौन कर सकता है, राष्ट्रपति है जो इसे निलंबित कर सकता है। कब निलंबित कर सकता है, जब इमरजेंसी लगी हो। और इसको प्रतिबंधित कौन कर सकता है, संसद कर सकती है। कुछ प्रतिबंध इस पे लगाए जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि ये नागरिकों को दिए जाते हैं अधिकार। ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये नागरिकों के लिए होते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए क्या है, हमारी असेट्स हैं, हमारे अधिकार हैं, हमारे राइट्स हैं। और राज्य के लिए एक लायबिलिटी है, ठीक है। राज्य के लिए लायबिलिटी है। और हमारे क्या है, अधिकार है। ये राज्य के लिए नेगेटिव होते हैं, उनके फेवर में नहीं होते हैं, लेकिन ये जनता या फिर नागरिक, हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। ये छोटे छोटे बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि कौन निलंबित कर सकता है, कौन प्रतिबंधित कर सकता है, किसके लिए पॉजिटिव है, किसके लिए नेगेटिव है। राज्य के लिए उनका दायित्व है, हमारे लिए क्या है, हमारे लिए तो ये एसेट्स हैं, हमारे राइट्स हैं, ठीक है। 1931 में कराची अधिवेशन में इसके बारे में चर्चा हुई। 1928 में सबसे पहली बार इसकी चर्चा की, फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। फंडामेंटल राइट्स क्या है, इसके बारे में किसने बात की थी, नेहरू जी ने बात की थी। इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है। मैग्ना कार्टा मतलब अधिकार पत्र, मतलब बहुत सारे अधिकार जो है वो दिए गए थे, तो इसे अधिकार पत्र कहते हैं। इसे हमने कहां से लिया है, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो यूएस से लिए गए हैं, ठीक है। अब ये जो है ये वाद योग्य है,
यानी कि ये जस्टिशिएबल है और ये इन्फोर्स किए जा सकते हैं, मतलब प्रवर्तनीय है। इसके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसके लिए हम कहाँ जा सकते हैं, कौन से कोर्ट में जा सकते हैं? तो या तो हम चले जाएं हाई कोर्ट और या तो हम चले जाएं सुप्रीम कोर्ट। अगर हम हाई कोर्ट में जाएंगे तो आर्टिकल 226 के तहत जाएंगे और अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो आर्टिकल 32, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। ये आर्टिकल्स हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी थोड़ा बहुत हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। बाकी आर्टिकल 32 जो है वो हमारा फंडा क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, ठीक है। तो इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आगे, अभी यहाँ पे इसको इतने अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। और ये जो हाई कोर्ट है, देखिए ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये जो रिट जारी करता है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। हाई कोर्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। हाई कोर्ट क्या है? हाई कोर्ट जो है वो इसे भी आगे ही देख लेंगे, जब 32 की चर्चा करेंगे तो वहीं पे 226 की भी चर्चा कर देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से इतना चीजें हो गई। अब हम लोग यहाँ के आर्टिकल्स देखना शुरू करते हैं। आर्टिकल 12, इसमें राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा दी गई है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो राज्य के अंडर में आएंगी। क्या है राज्य, है क्या एक्चुअल में, ये बताया गया है। तो कोई भी चीज जिसकी अपनी जमीन है, जिसके अपने वर्कर हैं, जो वहां पे अपने रूल चलाता है, वो चीज जो है वो राज्य है। जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी हो गई, वो राज्य है। जैसे कोई भी सरकारी चीज हो गई, वो राज्य है, ठीक है। वो राज्य की वो राज्य है, उसे जो है वो राज्य माना जाएगा, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड वगैरह नहीं, लेकिन जिन पे गवर्नमेंट का है और जिनकी अपनी संपत्ति है, अपने एम्प्लॉयज हैं, वो रजिस्टर्ड कंपनी है, वो सब राज्य माना जाएगा। उन सब जगहों पे ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एप्लीकेबल है, ठीक है। फिर आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 अल्पीकरण और असंगत की बात करता है। यानी कि अल्पीकरण और असंगत क्या, जैसे ये है 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ। तो संविधान लागू होने से पहले के भी कुछ कानून थे और संविधान लागू हुआ उसके बाद में भी बहुत सारे अमेंडमेंट करके कानून बनाए गए, है ना। तो दोनों चीजें, पहले भी कुछ कानून चल रहे थे और बाद में भी कुछ कानून बनाए गए। अच्छा, इसे इंग्लिश में भी आप लोग देख लेंगे, क्या कहते हैं? अल्पीकरण, डेरोगेशन। और असंगत को कहते हैं इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। जो क्या थे कानून, जो थे जो पहले भी चल रहे थे और बाद में भी चल रहे थे। जैसे मान लीजिए, जैसे एक बहुत फेमस मुद्दा आया ट्रिपल तलाक। ठीक है, ट्रिपल तलाक का मुद्दा आया। तो ट्रिपल तलाक में हुआ क्या? ट्रिपल तलाक में क्या था? ट्रिपल तलाक में ये हुआ कि ये जो कानून था ये पहले से जब मुस्लिम्स आए थे तब से ये चल रहा था सिस्टम ट्रिपल तलाक का। तो ये बाद में भी चलता रहा, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, जब सायरा बानो ने केस किया तो पता चला कि ये आर्टिकल, जो हमारा आर्टिकल क्या कहता है, कानून के समक्ष हर कोई समान है।
किसी के साथ धर्म, आर्टिकल 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, वचन और जन्म स्थान, इन सब के हिसाब से किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये तो लिंग के हिसाब से भेदभाव था, और जाति के हिसाब से भी भेदभाव था, धर्म के हिसाब से भी भेदभाव था। धर्म के हिसाब से कैसे भेदभाव था कि हिंदू धर्म में हिंदू पीनल कोड आता है, वहां पे ट्रिपल तलाक का कोई मुद्दा नहीं होता है। और यहाँ मुस्लिम्स में क्या होता है, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ चलता है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग ट्रिपल तलाक का सिस्टम होता है। तो क्या होता था कि जो हिंदू महिलाएं होती हैं वो थोड़ी सी ज्यादा सिक्योर होती हैं इन चीजों के मामले में, क्योंकि उन्हें ये सारे राइट्स मिले होंगे कि उनको ऐसा नहीं है कि आपने एक से शादी कर ली, फिर आपने दूसरे से शादी कर ली, फिर तीसरे से शादी कर ली, ऐसा नहीं होता है वहां पे। अगर आपने एक शादी करी है तो दूसरी शादी अगर आप करते हैं तो जब तक आपने पहले वाली को डिवोर्स नहीं दिया है तो आपकी दूसरी शादी जो है वो मान्य नहीं होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कई शादियां भी हो जाती थी और क्या होता था, तुरंत तलाक 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 कह दिया, वो हो जाता था। तो सायरा बानो ने केस कर दिया और केस में ये बोला कि ये तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उनका तो ये उल्लंघन है, क्योंकि हमें भी वही राइट्स चाहिए जो सबको मिलते हैं, वही राइट्स हमें भी चाहिए। ऐसा हमारे ही साथ क्यों हो रहा है कि हम ऐसे तलाक दे दिया और उसके बाद हम क्या करें तलाक देने के बाद में। हमें तो कोई ऐसा भी नहीं है कि ठीक है चलो हाँ ठीक है तलाक दे दिया, हम अपना वो कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हो गई जब, तो इसे क्या किया गया, ट्रिपल तलाक को इंडिया में खत्म किया गया। इसका बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ, लेकिन इससे भी इंडिया से भी पहले बहुत से गल्फ कंट्रीज या बहुत से ऐसे मुस्लिम कंट्रीज थी जिनमें ट्रिपल तलाक पहले से ही खत्म हो चुका था और उन्हें सही भी माना गया था कि ये ट्रिपल तलाक जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है वो सही नहीं है, ठीक है। तो जैसे क्या होता है अल्पीकरण में क्या होता है, डेरोगेशन में क्या होता है कि जो ऐसा कोई भी कानून जो पहले बना हो या जो बाद में बना हो और ऐसा पता चले कि वो कंट्राडिक्ट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स से, मतलब वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से किसी के फंडामेंटल राइट्स का जो है उल्लंघन हो रहा है, तो क्या किया जाता है, उनको कम कर दिया जाता है या उनको खत्म कर दिया जाता है। उनको कम कर दिया जाता है, अल्पीकरण कर दिया जाता है। कब, जब वो असंगत हो किससे, फंडामेंटल राइट से, ठीक है। ये किसी के फंडामेंटल राइट से असंगत थे, बिल्कुल असंगत थे, क्योंकि कानून के समक्ष तो सब कुछ समान है। तो फिर ये क्यों हो रहा है कि ट्रिपल तलाक ऐसे इंस्टेंट दिया जा रहा है, तो हर उसमें क्यों एक औरत को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, ये चीजें थी ना। तो क्या किया गया, जो चीजें असंगत होती हैं उनका अल्पीकरण कर दिया जाता है, उनको कम कर दिया जाता है। कम कैसे कर दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई लॉ बना है जिसके 2-4 फैक्ट्स अंदर ABCD करके दिए हुए हैं, तो मान लीजिए 2-4 से दिक्कत है, एक A है या B है उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको रहने दिया जाएगा। जिनसे दिक्कत है उनको कम कर, उनको रोक दिया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा तब तक के लिए जब तक ये मैटर सही ना हो जाए, ठीक है। जब आगे लगेगा कि हाँ अब सारा कुछ ठीक है और अब इससे कोई दिक्कत नहीं हो रही या उसमें कोई इम्प्रूवमेंट कर दिया गया है, अब इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो फिर उसको दोबारा से किया जा सकता है। लेकिन जब तक वो असंगत है तब तक के लिए उसका अल्पीकरण कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए जैसे बाद में कोई कानून बन गया, तो बाद का कोई कानून है और उससे क्या हो गया, उससे दिक्कत हो गई, तो क्या किया जाएगा, उसे भी उसका भी अल्पीकरण कर दिया जाएगा। जैसे आपने सिटीजनशिप में पढ़ा था, हमने आपको पढ़ाया था कि पहले सबको जिनका भी जन्म भारत में हो जाता था उनको सबको मिल जाती थी भारत की सिटीजनशिप। फिर उसके बाद क्या ये पाया गया कि मतलब ये तो जो है गलत हो रहा है, इसका मिसयूज भी बहुत हो रहा है, तो फिर क्या किया गया, उसे हटाया गया, उसकी जगह पे दूसरा लाया गया। तो ये सारी चीजें जो है ये आर्टिकल 13 में है, इसको क्या कहते हैं, रीजस्टिफिकेशन। रीजस्टिफाई किया जाता है किसी चीज को, कोई जस्टिफाइड चीज है उसको दोबारा से देखा जाता है कि ये सही है या नहीं सही है। अगर रीजस्टिफाई करते हैं वो नहीं सही होती तो उसको क्या किया जाता है, उसका अल्पीकरण कर दिया जाता है, उसका डेरोगेशन कर दिया जाता है, कुछ समय के लिए उसको हटाया भी जा सकता है, प्रतिबंधित भी किया जा सकता है, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल 13 हो गया। और आर्टिकल 13 को जुडिशियल रिव्यू से मिला के मत देखिएगा, ये रीजस्टिफिकेशन है, जुडिशियल रिव्यू नहीं है, ठीक है। वो आएगा 137 या ऐसे किसी आर्टिकल में आएगा,
ठीक है, वो अभी यहाँ नहीं है, वो जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे। फिर अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 में दो आते हैं, एक इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समक्ष समानता, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि कानून का समान संरक्षण। ये दोनों ही है। ये कहां से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन से लिया गया, यूके से। ये कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। ठीक है, ये इंडिया ज्यादा प्रेफर करती है, इसको ज्यादा प्रेफर नहीं करती। इसको ज्यादा प्रेफर क्यों नहीं करती? क्योंकि ये कानून के समक्ष समानता को बताता है, मतलब कानून के समक्ष हर कोई समान है। मतलब अगर एक आदमी ने खून किया और एक औरत ने खून किया तो दोनों की सजा एक ही होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है ऐसा। औरत को जो है वो फांसी की सजा नहीं मिलती है, ठीक है, उसको क्या मिलेगा? लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, उम्र कैद मिलेगी, फांसी की सजा उसको नहीं मिलेगी। तो ये जो है कानून के समक्ष समानता, ये यूके में है इंडिया में भी, लेकिन इसे प्रेफर नहीं किया जाता है। इक्वालिटी बिफोर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का समान संरक्षण, मतलब कानून का संरक्षण जो है वो सबको समान रूप से मिलेगा, ये भारत में ज्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है, अगर कोई कानून का समान संरक्षण कैसे, कोई छोटा है उसको भी उतना ही संरक्षण कानून देगा, कोई अमीर है उसको भी उतना ही संरक्षण कानून देगा। ऐसा नहीं है कि अगर अमीर है तो उसके लिए लॉ दूसरे हैं और अगर गरीब है तो उसके लिए लॉ दूसरे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए सेम लॉ है। ठीक है, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, चाहे वो जो कोई भी हो, और चाहे वो कोई बहुत बड़े कारोबारी हो या कोई भी हो, सबके लिए एक ही, सबके लिए समान लॉ है। अगर कोई सब्जी बेचने वाला भी खून करता है तो उसको भी फांसी ही होगी, और अगर कोई कारोबारी खून करता है तो उसको भी फांसी ही होगी। ऐसा नहीं है कि उसको फांसी नहीं होगी और इनको फांसी हो जाएगी। ठीक है, तो सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलती है लॉ की। फिर उसके बाद आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान, इन पांचों आधार के पे क्या किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान, रिलीजन, कास्ट, रेस और सेक्स और क्या बोलते हैं इसको, बर्थ प्लेस, इन सारे चीजों के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी मॉल में जाएं तो उसमें लिखा हो कि इसमें केवल हिंदू ही प्रवेश करेंगे या इसमें केवल मुस्लिम ही प्रवेश करेंगे या इसमें यही स्पेशल जो जाति के लोग हैं ये प्रवेश करेंगे या स्पेशल धर्म के लोग प्रवेश करेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा होता है। तो आपसे धर्म, जाति, वंश के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा भी नहीं होगा कि कहीं लिखा हो कि ये केवल क्या बोलते हैं, यहाँ इस मॉल में केवल मेल आएंगे या केवल फीमेल आएंगे, ऐसा भी नहीं है, दोनों होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में जन्म स्थान के आधार पर भी आपसे भेदभाव नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि आप एमपी के हैं और यूपी में आके रहने लगेंगे तो यूपी के किसी जगह पे आप घूमने जाएंगे तो आपसे एक्स्ट्रा किराया लिया जाएगा या एक्स्ट्रा घुमाने का पैसा लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो अलग बात है कि हम कुछ नौकरियों में जो वहां के रहने वाले परमानेंट रहने वाले होते हैं उनको थोड़ा सा मिलता है प्रिविलेज, लेकिन वो चीज अलग है और ये चीज अलग है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप घूमने जाएंगे तो आपसे ज्यादा पैसा ले लिया जाएगा या आपसे किराया ज्यादा ले लिया जाएगा या आपको सब्जी महंगी दे दी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के नाम पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ठीक है,
अब आर्टिकल पढ़ लेते हैं 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन। लोक नियोजन मतलब क्या होगा? अवसर की समानता। यहाँ पे क्या है, सबको अवसर की समानता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई सरकारी नौकरी का फॉर्म निकला है तो ये नहीं होएगा कि उसमें किसी को ज्यादा अवसर मिले, किसी को कम अवसर मिले। ठीक है, ये अवसर की समानता हर किसी के साथ होगी। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो नहीं होता है, जो SC ST हैं उनको तो ज्यादा पोस्ट मिलती, उनके तो कम नंबर होते हैं, और ये क्या बोलते हैं जनरल वालों के मेरिट ज्यादा जाती है। तो वो जो है वो ये अवसर की समानता का उल्लंघन नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि अगर कोई इंसान ऐसे बहुत ऊंचे जा रहा है और अगर कोई इंसान बहुत नीचे है, उसे पहले से ही जो है वो वैसी व्यवस्थाएं नहीं मिली हैं, वैसी प्रिविलेज, वैसी फैसिलिटीज नहीं मिली हैं कि वो ग्रो कर पाए, तो गवर्नमेंट उसके लिए करेगी क्या करेगी? उसको ग्रो कराने की कोशिश करेगी, ताकि ये जो है ये समाज की मुख्य धारा से मिल सके, वहां से पीछे न रह जाए। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि इनको ऐसा नहीं है कि अगले को दबाया जाता है या अगले को कुछ कम चीजें दी जाती हैं, ऐसा नहीं है। इन्हें थोड़ा सा ऊपर बढ़ाने की कोशिश करी जाती है, तो वो जो है वो बहुत ही पॉजिटिव चीज है। ठीक है, तो ये अवसर की समानता जो है उसमें ऐसा नहीं है कि कोई आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही पीछे रह गए हैं और जो मुख्य धारा में, जो समाज की मुख्य धारा से बहुत ज्यादा पीछे रह गए हैं, तो उनको मुख्य धारा में मिलाने के लिए उन्हें कुछ कुछ प्रिविलेज देनी पड़ती है। तो ये चीज है, और ये आपने समझ लिया होगा कि अवसर की समानता, सबको समान अवसर मिलेगा, सब फॉर्म भर सकते हैं, सब पेपर दे सकते हैं। क्लियर करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 17। अस्पृश्यता या फिर छुआछूत का अंत। ठीक है, इसमें क्या हुआ है? छुआछूत का अंत किया गया। कैसे छुआछूत का अंत किया गया? जैसे पहले जमाने में बहुत ज्यादा होता था कि जो छोटी जाति के लोग होते थे उनको छू लो तो फिर उसके बाद में कहते थे कि नहाओ जाके और ये करो, अब तुम अपवित्र हो गए। उनको मंदिर नहीं जाने दिया जाता था, उनको किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था। ठीक है, तो ये सारी बहुत ज्यादा चीजें हो रही थी। उन्हें जबरदस्ती मजबूर किया जाता था क्या करने के लिए? जैसे टॉयलेट वगैरह साफ करने के लिए, नालियां साफ करने के लिए उन्हें बोला जाता था कि तुम यही काम करो, तुम इसी के लिए बने हो। उन्हें पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। ये सारी चीजें होती थी। तो इन सब चीजों का जो है वो अंत किया गया। किसमें ये लिखा हुआ है? क्योंकि अब हम ऐसे बोल देंगे कि हमने अंत कर दिया तो कोई नहीं मानेगा। तो कहाँ लिख दिया हमने? फंडामेंटल राइट में लिख दिया कि अगर आपके साथ में ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं और उसे पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, उसको अच्छी खासी सजा मिलेगी।
तो ये सारी चीजें हैं। जैसे साउथ में बहुत ज्यादा था, साउथ में एक था, वहां की एक लेडी थी, उनका बहुत अच्छा सा नाम है, इस टाइम याद नहीं आ रहा है। तो उनका क्या हुआ था, वहां पे क्या होता था, जो छोटी जाति के लोग, छोटी जाति की औरतें होती थी, उनको ऊपर का कपड़ा नहीं पहनने दिया जाता था, और जो लोग पहनते थे उनसे टैक्स लिया जाता था। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने ब्रेस्ट काट के, और जब वो उनसे टैक्स मांगने आए तो वही क्या बोलते हैं, केले के पत्ते चलते हैं ना उधर, तो केले के पत्ते पे रख के दे दिया। फिर वो क्या हो गया कि उनका खून बहने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ, बहुत ज्यादा हंगामा हो गया, बहुत ज्यादा लोगों का विरोध शुरू हो गया। तो क्या हुआ, वहां पे ये चीज खत्म करनी पड़ी। और ऐसे ही और भी बहुत सारी जनजातियां थी जिनमें ये होता था कि क्या होता था, अगर यहाँ पे मंदिर बना हुआ है कोई, मान लीजिए ये कोई मंदिर बना हुआ है, और अगर कोई छोटी जाति का आदमी है जिसका घर यहाँ पे पड़ता है, तो वो यहाँ से ऐसे नहीं जा सकता था। क्योंकि क्यों, इनको मना किया जाता था, इजवा जनजाति के लोग थे जिनको मना किया जाता था कि अगर ये ऐसे चलेगा तो क्या होगा, मंदिर अपवित्र हो जाएगा। मंदिर अपवित्र हो जाएगा तो क्या करेंगे, ये घूम के जाएंगे, यहाँ कहीं से घूम के अपने घर जाएंगे। मतलब अगर 5 मिनट का रास्ता है तो इनको 1 घंटा लगेगा घूम के आने में, तो इनको ऐसे जाना पड़ेगा। और अगर ये ऐसे यहाँ से चले गए, इस सड़क से निकल गए, तो क्या होगा, मंदिर जो है वो अपवित्र हो जाएगा। फिर इनको टैक्स देना पड़ेगा या इनको किसी टाइप का दंड दिया जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता था, ऐसा कुछ होता था। तो इसीलिए जो है ये सब चीजें बहुत ज्यादा हो रही थी। तो इन सब छुआछूत का अंत करना जरूरी भी था, तो छुआछूत का अंत किया भी गया। ठीक है, ऐसा अब बताइए, आप ही लोग बताइए, ऐसा हो सकता है भला? भगवान जिसको छू ले तो वो तो सभी पवित्र हो जाता है। अब कोई छोटी आदमी का कोई मतलब छोटी धर्म का आदमी अगर भगवान के सामने आ जाए तो वो भगवान को अपवित्र कर देगा कि भगवान उसको पवित्र कर देंगे। मतलब क्या नॉनसेंस वाली बातें थी, वो तो समझ में ही नहीं आती है। तो ये सारी चीजें जो थी, ये सारी चीजें बहुत पहले होती थी, इसलिए क्या कर दिया गया, छुआछूत का भी अंत कर दिया गया। अब आर्टिकल 18 हम लोग पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 18 में क्या हुआ, उपाधियों का अंत कर दिया गया। इसमें क्या किया गया, जैसे कई लोग होते थे, कोई सर की उपाधि लगा रहा है या किसी को कोई उपाधि मिलती है वो लगा रहा है, तो ये बोल दिया गया कि उपाधियों का कोई अंत नहीं हो, उपाधियों का अंत कर दिया गया। क्यों अंत कर दिया गया? क्योंकि भैया समानता का अधिकार है, हर कोई समान है, तो आप अलग से स्पेशल उपाधि कैसे रख सकते हैं? ठीक है, तो वो उपाधियों का अंत कर दिया गया। अब इसमें भी कुछ मतलब इसके वो है अपवाद है। कौन कौन से अपवाद है कि आप कोई भी एजुकेशनल डिग्री रख सकते हो। एजुकेशनल डिग्री से अगर आपको कोई चीज मिली है तो वो आप रख सकते हो। जैसे डॉक्टर लिख लेते हैं लोग, डॉक्टर लिखते हैं ना, या फिर अगर आर्मी से रिलेटेड है कुछ, तो जैसे मेजर, जनरल, कैप्टन, ये सारी चीजें जो होती हैं ये सब रख सकते हो आप लोग। फिर उसके बाद क्या हुआ, अगर आपको कोई स्पेशल उपाधि मान लीजिए कोई देना चाहता है और आप उसे लेना चाहते हैं, तो आपको पहले उससे सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। संसद, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको परमिशन देगी, उसके बाद ही आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा उपाधियों का अंत कर दिया गया। कैसी कैसी उपाधि रख सकते हैं आप लोग? या तो आर्मी से रिलेटेड रख सकते हैं, या तो किसी एजुकेशनल फील्ड से जो रिलेटेड उपाधियां होती हैं वो रख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जैसे भारत रत्न हो गया या कोई अवार्ड है, तो आप नहीं लिख सकते हैं अपने नाम के आगे भारत रत्न फला फला फला, आप ये नहीं नाम लिख सकते हैं अपना। अब वो आपकी कोई उपाधि नहीं है, वो अवार्ड है जो आपको मिला है। जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, तो ये सारे जो कोई भी हैं ये अवार्ड्स हैं, ये उपाधियां नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से आर्टिकल पढ़ लिए, थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फिर कल हम लोग आर्टिकल 19 पढ़ेंगे, क्योंकि आर्टिकल 19 जो है वो बहुत बड़ा है खुद में, तो उसे समझाने में भी टाइम लगेगा, और आज अगर शुरू करेंगे तो खत्म नहीं हो पाएगा। तो आज हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने आर्टिकल 1 पढ़ा, आर्टिकल 1 में क्या पढ़ा हमने, भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2 में हमने क्या पढ़ा, विदेशी राज्य का जो प्रवेश,
कैसे विदेशी राज्य प्रवेश करेगा। आर्टिकल 3 में हमने पढ़ा जो कोई भी राज्य भारत में मिल चुका है या भारत का जो कोई भी राज्य है उसके नाम सीमा में परिवर्तन कैसे होएगा। ये आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 2 और 3 के तहत में जितने भी अमेंडमेंट्स होंगे वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं होंगे, यानी कि वो 50+1 से हो जाएंगे, उनके लिए राष्ट्रपति के स्पेशल साइन की जरूरत नहीं होगी। आर्टिकल ये हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 2 में क्या पढ़ा हमने, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप में हमने क्या पढ़ा, 5th में हमने पढ़ा कि कैसे कैसे लोगों को नागरिकता मिली थी। जब हमारा संविधान लागू हुआ उस टाइम से लोगों को कैसे कैसे नागरिकता मिली थी। जन्म से नागरिकता मिली थी, जिनके माँ बाप जो थे भारतीय थे उनको नागरिकता मिल गई थी। जो 5 वर्ष से पहले से भारत में रह रहे थे उनको भी नागरिकता मिल गई थी। आर्टिकल 6 में हमने पढ़ा जो कोई पाकिस्तान से भारत आ गया था उसको भारत की नागरिकता मिल गई, ठीक है। और फिर आर्टिकल 7 में हमने पढ़ा जो पहले इंडिया से पाकिस्तान चला गया था, बाद में उसको रियलाइज हुआ कि हमने गलती कर दी है, वो वापस इंडिया आया तो उसको रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जो थी वो मिल गई नागरिकता। आर्टिकल 8 में हमने पढ़ा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बाहर जाके उसके लिए कर रहे थे, बहुत सारे संगठन बनाए थे, उन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे अंग्रेजी गवर्नमेंट का। तो उनके जो बच्चे बाहर हुए, बाहरी अपनी फैमिली के साथ बाहर चले गए थे तो उनके बच्चे भी बाहर रहते थे, तो उनके जो बच्चे बाहर पैदा हुए उनको कैसे नागरिकता मिलेगी। मतलब जिनके दादा दादी नाना नानी कोई भी माँ बाप दादा दादी नाना नानी कोई भी जो इंडिया का हो तो उन्हें भी नागरिकता रजिस्ट्रेशन के माध्यम से मिल गई। आर्टिकल 9 में हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी और कंट्री की नागरिकता ले लेते हैं तो हमारी इंडिया की नागरिकता जो है खत्म हो जाती है। आर्टिकल 10 में हमने क्या पढ़ा था कि अन्यथा मतलब कोई भी हमारी नागरिकता हमसे ऐसे ही नहीं छीन सकता कि जैसे मन हो गया कि आज की नागरिकता छीन ली जाए तो मैंने कह दिया आज से आप भारत के नागरिक नहीं रह गए, ऐसा नहीं हो सकता। कि कब तक नहीं हो सकता, जब तक आप कोई अन्यथा कार्य ना करें, कोई देश विरोधी कार्य ना करें, कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे आपकी कंट्री को दिक्कत हो रही हो, तब तक आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 11 में हमने क्या पढ़ा था कि संसद जो है वो नागरिकता के लिए फिर कानून बनाएगी, क्योंकि टेम्परेरी कानून जो थे वो उस टाइम बना दिए गए थे। तो आर्टिकल 11 से संसद कानून बना सकती है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था और संसद ने कानून बनाया भी। पहला कानून नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, ये मैं आपको पढ़ा चुकी थी। उसमें पहला संशोधन 1986 में हुआ, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। फिर उसके बाद आज हम लोगों ने फंडामेंटल राइट पार्ट 3 पढ़ा। इसमें 12 में क्या है, 12 में राज्य की परिभाषा है, 13 में क्या है, 13 में अल्पीकरण और न्यूनीकरण अल्पीकरण है, और उसके अलावा असंगत होने पे क्या होगा, ये है रीजस्टिफिकेशन है, एक टाइप से आप कह लीजिए। आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, ये दोनों चीजें थी। आर्टिकल 15 में क्या था, आर्टिकल 15 में ये था कि किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा, कहीं उन्हें आने जाने से नहीं रोका जाएगा, कुछ भी करने से नहीं रोका जाएगा। आर्टिकल 16 में अवसर की समानता थी, सबको समान अवसर मिलेगा, सबको अपना आगे बढ़ने के लिए सबको समान अवसर मिलेगा। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है, और आर्टिकल 18 में क्या था, छुआछूत। आर्टिकल 18 में क्या था, आर्टिकल 18 में